नमस्कार, एएनबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आम चुनाव 2019 किसमें कितना है दम, और आपके साथ मैं हूं राजकुमार शर्मा। चुनावी चर्चा की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा की राजनीति इस समय एक तरफ जहां काफ़ी उलझी हुई है तो वहीं काफ़ी गर्म भी हो चुकी है। दरअसल दिसंबर के आखिर में हुए 5 नगर निगमों के चुनावों में जहां बीजेपी एक तरफा जीत हासिल करने में कामयाब रही, तो वहीं उसके बाद अभी हाल ही में हुए जींद उपचुनाव में भी बीजेपी ने सारे कयासों को धत्ता बताते हुए जींद में भगवा का परचम लहरा दिया। दरअसल बीजेपी की इस जीत के चलते दूसरे राजनीतिक दलों की इस चुनाव में जो स्थिति रही उसने हरियाणा के राजनीतिक समीकरणों को और भी उलझा दिया है। इसके अलावा अब ये कयास लगने भी शुरू हो गए हैं कि सरकार प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ ही विधानसभा चुनाव भी करवा सकती है। तो ऐसे हालातों में हरियाणा की राजनीति पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। दरअसल हरियाणा के हिस्से में लोकसभा की 10 सीटें आती हैं। इसके अलावा हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं और 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 10 में से 7 सीटों पर जीतने में कामयाबी मिली थी, जबकि आईएनएलडी को 2 और कांग्रेस केवल 1 ही सीट जीत पाई थी। साथ ही 2014 के आखिर में हुए विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी कांग्रेस की 10 सालों की सरकार को हराकर पूर्ण बहुमत लाने में सफल हुई थी। लेकिन वर्तमान में हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों में अंदर खाने काफी उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए इस बार चुनाव में सब कुछ आसान नहीं रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की। तो बीजेपी भले ही 5 नगर निगम चुनाव और जींद उपचुनाव जीतने में कामयाब हो गई हो, लेकिन पार्टी के अंदर का द्वंद्व खुलकर बाहर आ चुका है। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजकुमार सैनी की। पिछले काफी लंबे समय से गाहे बगाहे अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते आ रहे कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी ने 2016 में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के बाद अपनी अलग लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बना ली थी और तभी से ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि राजकुमार सैनी बीजेपी छोड़ सकते हैं। लेकिन सैनी ने ना तो अभी तक बीजेपी छोड़ी है और ना ही बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। लेकिन हाल ही में हुए जींद उपचुनाव में सैनी ने अपनी पार्टी से एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा। हालांकि बीजेपी ये चुनाव जीत गई, लेकिन राजकुमार सैनी का उम्मीदवार चौथे नंबर पर आने में कामयाब हो गया। ऐसे में अब आगामी लोकसभा चुनावों में अगर राजकुमार सैनी हर सीट से अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं तो बीजेपी की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा अगर सूत्रों की माने तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके कैबिनेट मंत्रियों के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में आगामी चुनाव में बीजेपी में भीतरघात एक बड़ी समस्या बन सकती है। बीजेपी के बाद बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में दिक्कतें बीजेपी से कहीं ज्यादा हैं। दरअसल हरियाणा कांग्रेस मौजूदा समय में करीब आधा दर्जन गुटों में बटी हुई है। 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले बनाए गए हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच 36 का आंकड़ा किसी से छुपा नहीं है। इसके अलावा कुमारी शैलजा और किरण चौधरी का भी अपना अलग धड़ा है। इसीलिए इस सब के बीच जींद उपचुनाव में कांग्रेस आलाकमान ने राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को उतारकर इस गुटबाजी पर लगाम लगाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन जींद उपचुनाव में सुरजेवाला बड़ी मुश्किल से अपनी जमानत बचा पाए और इस हार के लिए जानकार जहां हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं इस हार से हरियाणा में अपनी संभावनाएं देख रही कांग्रेस आलाकमान को भी करारा झटका लगा है। ऐसे में अब आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के लिए हरियाणा में कुछ भी आसान नहीं रहने वाला है। अब बात करें इनेलो की, तो पारिवारिक विवाद के चलते इनेलो 2 फाड़ हो चुकी है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के साथ जेल की सजा काट रहे अजय चौटाला के बेटे और हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने अपने चाचा अभय चौटाला से अलग होकर जननायक जनता पार्टी बना ली। दरअसल इनेलो के 2 फाड़ होने की शुरुआत गोहाना रैली में हुई थी, जब ओम प्रकाश चौटाला की मौजूदगी में ही दुष्यंत समर्थकों ने उनको मुख्यमंत्री बनाने को लेकर नारेबाजी कर दी, जिस पर ओम प्रकाश चौटाला ने सभी को अनुशासन में रहने की सलाह दे डाली। लेकिन बाद में
बात और ज्यादा बढ़ने पर अपने बड़े बेटे अजय चौटाला और उनके दोनों बेटों दुष्यंत और दिग्विजय को पार्टी से निकाल दिया था, जिसके बाद से ही दुष्यंत हरियाणा में जजपा को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हाल ही में हुए जींद उपचुनाव में दुष्यंत चौटाला ने अपने छोटे भाई दिग्विजय चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा। यहां पर आपको यह भी बता दें कि जींद की सीट इनेलो विधायक हरिचंद मिड्ढा के निधन से खाली हुई थी, लेकिन हरिचंद मिड्ढा के बेटे कृष्णचंद मिड्ढा को बीजेपी ने टिकट दे दिया, जिसके बाद इनेलो ने उम्मेद सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। जींद में एक समय पर दिग्विजय चौटाला की स्थिति काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब पैरोल पर अपना इलाज करा रहे ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल अचानक कैंसिल कर दी गई और उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल जाने से पहले ओम प्रकाश चौटाला ने दुष्यंत और दिग्विजय को अपनी पैरोल कैंसिल कराने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया और साथ ही दोनों को गद्दार करार दे दिया। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल कैंसिल होने की खबर सुन के उनकी पत्नी स्नेहलता बीमार पड़ गई और अस्पताल से दिए गए अपने बयान में उन्होंने दुष्यंत और दिग्विजय के साथ साथ इनकी मां को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। इसके बाद एक समय जींद की जंग जीतते जीतते नजर आ रहे दिग्विजय चुनाव तो हार गए, लेकिन दूसरे नंबर पर आने में कामयाब रहे, जबकि इनेलो इस चुनाव में 5वें पायदान पर पहुंच गई, यहां तक कि अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। ऐसे में अब लोकसभा चुनावों में ये नई नवेली जजपा कोई कमाल दिखा पाएगी, लेकिन अगर जजपा कोई कमाल दिखाती है तो इसका बड़ा खामियाजा इनेलो को भुगतना तय है। इन सब के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। जींद उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जजपा को अपना समर्थन दिया था और हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने इस बात के संकेत दिए हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव जजपा के साथ मिलकर लड़े जा सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो हरियाणा के चुनावों में दिलचस्प समीकरण बन सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर पिछले चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी ने 34.7% वोट शेयर के साथ 7 सीटों पर जीतने में कामयाबी पाई थी, जबकि दूसरे नंबर पर रहते हुए इनेलो 24.4% वोट शेयर के साथ 2 सीटों पर चुनाव जीती थी। लेकिन कांग्रेस से केवल तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही रोहतक सीट से जीतने में कामयाब रहे थे। इसके अलावा कोई भी कांग्रेसी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया था और कांग्रेस का वोट शेयर मात्र 22.9% रहा था। इसके अलावा हरियाणा जनहित कांग्रेस को 6.1% वोट मिले थे और उसे सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2014 के आखिर में हुए विधानसभा चुनावों में भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति रही थी। बीजेपी जहां 33.2% वोट शेयर के साथ 47 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई थी, तो वहीं 24.1% वोट शेयर के साथ इनेलो 19 सीटों पर जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि कांग्रेस केवल 15 सीटें ही जीत पाई थी और उसका वोट शेयर मात्र 20.6% रहा था। इसके अलावा हजका को 3.6% वोट शेयर के साथ 2 सीटों पर और बसपा को 4.4% वोट शेयर के साथ 1 सीट पर कामयाबी मिली थी। लेकिन वर्तमान हालात में हरियाणा राजनीति के जो हालात हैं उसमें आगामी चुनाव बहुत ही दिलचस्प रहने तय हैं और हो सकता है कि आगामी चुनाव में राजनीति के कुछ नए समीकरण देखने को मिले। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।